तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस पढ़े थे और बियरिंग कैपेसिटी के हमने कई प्रॉब्लम्स को लिया था और ये देखा था कि जनरल शेयर फेल्योर में या लोकल शेयर फेल्योर में या ट्रांजिशनल शेयर फेल्योर में किस तरीके से हम मृदा की बियरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता को निकाल सकते हैं। और ये भी देखा था किस तरह हम नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था और एक एग्जाम्पल फिर हमने ये भी देखा था कि वाटर टेबल का इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है और ये देखा था कि जब भी पानी आता है नींव में तो क्या होता है, मृदा की जो नींव की धारण क्षमता होती है या बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो हमारी अटेम्प्ट ये होनी चाहिए कि जब भी हम किसी फाउंडेशन को बनाएं तो जनरल शेयर फेल्योर हो और वाटर टेबल को हम जितना अवॉइड कर सकें किसी भी मेथड से, उतना ही हमारा बियरिंग कैपेसिटी बढ़ सकता है या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बढ़ सकती है। और अगर किसी तरह ये अनअवॉइडेबल है, हम वाटर टेबल को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको जो लोड लगाना पड़ेगा वो नए बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म में हमने डिफरेंट लेवल्स पे देखा था कि पानी का लेवल अगर ग्राउंड पे तक हो तो क्या होगा, फाउंडेशन लेवल पे हो तो क्या होगा, फाउंडेशन के नीचे बी डेप्थ तक हो तो क्या होगा। ये 3-4 केसेस हमने देखे थे न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो आप जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको ये बताने में मदद करेंगे, ये समझने में मदद करेंगे कि वाटर टेबल का इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है। तो वो डिस्कशन हमारा जो शेयर फेल्योर का था वो कंप्लीट हो गया। तो हमने जब बियरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया था तो ये बताया था कि हम जो फेल्योर है वो दो तरीके से, फाउंडेशन का जो फेल्योर है वो हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला हम ये मानते हैं कि वो जनरल शेयर फेल्योर या लोकल शेयर फेल्योर या शेयर फेल्योर है। शेयर फेल्योर के लिए इंपॉर्टेंट शेयर पैरामीटर्स क्या होते हैं, सी और फाई होते हैं। सी और फाई की मदद से हम बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स निकालते हैं और उसकी मदद से हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो ये शेयर फेल्योर कहलाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट और होता है, जो एक क्राइटेरिया और होता है जो सेटलमेंट क्राइटेरिया होता है। कई बार देखिए, बिल्डिंग हो सकता है आपको सेफ लगे लेकिन सेटलमेंट इतना ज़्यादा बिल्डिंग में होता है कि वो दिखने में अनसेफ लगती है। तो वो भी एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मकान में रह रहा है या जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग बनी है, उसके जो ड्वेलर्स हैं, उसमें जो रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनको एक सेफ्टी की फीलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं कि शैलो फाउंडेशन में सेटलमेंट क्राइटेरिया कैसे देखा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि कितने तरीके के सेटलमेंट होते हैं। तो ये देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो है सेटलमेंट इन शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में क्या क्या सेटलमेंट हो सकते हैं। तो देखिए, पहले केस में एक आइसोलेटेड फुटिंग है, जो फुटिंग पूरी की पूरी डेल्टा सेट कर गई है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी फुटिंग डेल्टा अमाउंट ऑफ सेट की है, तो इसको हम यूनिफॉर्म सेटलमेंट कहते हैं। तो जब भी आइसोलेटेड फुटिंग में हम सेटलमेंट देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सेटलमेंट। सेकंड केस में देखिए क्या है कि अब एक ये बिल्डिंग के पार्ट हैं, दो पिलर्स या दो फुटिंग को हम देख रहे हैं। तो दो फुटिंग के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये एल दिया हुआ है। देखिए, एक फुटिंग ज़्यादा सेटल कर रही है, एक फुटिंग कम सेटल कर रही है। तो ये देखिए, राइट हैंड वाली ज़्यादा सेटल कर रही है, लेफ्ट हैंड वाली कम सेटल कर रही है। अगर बॉटम टू बॉटम लेवल देखें या टॉप टू टॉप लेवल ऑफ इसका देखें हम, तो ये हमको डिफरेंस मिल रहा है, जो ये बड़ा डेल्टा जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फुटिंग के बीच में जो सेटलमेंट है वो जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट बता रहा है। और डिफरेंशियल सेटलमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों फुटिंग के लेवल्स का जब वो सेट हो गई, उनका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू दिस पिलर्स या टू फुटिंग्स, तो ये जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट कहता है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट उतना खराब नहीं होता, अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग यूनिफॉर्मली सेटल कर रही है तो वो उतनी नुकसानदायक नहीं होती जितनी डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है। क्योंकि अगर एक कॉलम से दूसरा कॉलम ज़्यादा सेटल करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर कहीं बीम होगी, इसके ऊपर कहीं स्लैब होगा, फर्श होगा, वो क्रैक करना शुरू कर देगा। और क्रैक करना शुरू करेगा तो आपको प्रॉब्लम जो है छत पे दिखाई देगी, जबकि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम जो है ग्राउंड लेवल पे होगी, ठीक है। तो जो ये फेल्योर है डिफरेंशियल सेटलमेंट, इसमें हमें जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आईएस कोड हमारा कह रहा है उससे ज़्यादा सेटलमेंट इसमें किसी भी परिस्थिति में ना हो, अदरवाइज ये ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो एज ए सॉइल इंजीनियर, एज ए फाउंडेशन इंजीनियर, हमको ये ध्यान रखना है कि ये सेटलमेंट्स जो है कभी भी परमिसेबल लिमिट से अधिक ना हो। तीसरा देखिए क्या है, पूरी बिल्डिंग है, ये कंप्लीट बिल्डिंग है, एल लेंथ की बिल्डिंग एग्जांपल में समझाई गई है। ये एक तरफ देखिए टिल्ट हो गई, धसक गई,
तो अब देखिए इसका जो ये वाला लेवल था, ये लेवल के बीच में डिफरेंस S1 है और इस पॉइंट के लेवल के बीच में डिफरेंस S2 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों S1 S2 बराबर होते हैं तो ये यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है। S1 S2 में डिफरेंस है तो इट हैज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, तो S2 माइनस S1 अगर मैं निकाल लूँ और डिवाइडेड बाई बिल्डिंग की लेंथ से डिवाइड कर दूँ तो ये पूरी चीज जो है टिल्ट कहलाती है। तो टिल्ट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू द बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग जो है वो टिल्ट कर जाएगी। तो हमको ये क्राइटेरिया देखने हैं कि इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट विद इन परमिसिबल लिमिट हो, टिल्ट विद इन परमिसिबल लिमिट हो और यूनिफॉर्म सेटलमेंट विद इन परमिसिबल लिमिट हो। ये परमिसिबल लिमिट सैंड के लिए अलग होती है, क्ले के लिए अलग होती है और सिल्ट के लिए अलग होती है। तो ये IS कोड में बताई गई है, तो जब भी आप चीज को एनालाइज करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि सेटलमेंट इससे एक्सेसिव ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बियरिंग कैपेसिटी हमको वो भी निकालनी पड़ेगी जो ये ध्यान रखेगी कि इस पर्टिकुलर सेटलमेंट पे कितना लोड ये फुटिंग ले सकती है। उससे ज्यादा सेटलमेंट आप जैसे ही अलाउ करोगे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, एक तो हमने शेयर क्राइटेरिया देखा था, दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, दूसरा क्राइटेरिया होगा सेटलमेंट क्राइटेरिया, जिसके बेस पे हम बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये सेटलमेंट वर्सेस टाइम का फिगर है, और ये फिगर अपने आप में ये शायद आपको आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक है उसमें ना मिल पाए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ये देखिए एग्जाम्पल फिगर का है जिसमें आपको ये बता रहा है कि सेटलमेंट जो है कितने तरीके के आप ले सकते हैं और किस किस सेटलमेंट को आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये फिगर जो है इसमें टोटल सेटलमेंट जो हो रहा है ये सेटलमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो इसमें जो टोटल सेटलमेंट है फुटिंग का, वो चाहे डिफरेंशियल फॉर्म में हो चाहे टिल्ट के फॉर्म में हो, ये तीन फॉर्म में है, S = SI प्लस SC ये वाला सेटलमेंट प्लस SS। तो ये जो है ये इमीडिएट सेटलमेंट कहलाता है। देखिए SI इज द इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है। तो जब भी सैंडी सॉइल होती है, whenever there is sandy soil, ठीक, द मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट, जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है दैट इज इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है। तो जब भी रेतीली मिट्टी में आप बनाएंगे मकान या कोई फाउंडेशन तो इमीडिएट सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। दूसरा है SC होता है प्राइमरी सेटलमेंट। देखिए पूरा चैप्टर हमने कंसोलिडेशन का पढ़ा था, तो कंसोलिडेशन के चैप्टर में जब हमने देखा था कंसोलिडोमीटर पढ़ा था, कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ा था। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन वो होता है जब लोड के कारण जो है, जब पानी होता है मिट्टी में, तो जब आप लोड लगाते हैं तो क्या होता है एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, और उस एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर क्या होता है धीरे धीरे डेसिपेट होता है। ये फिनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्ले के केस में। तो जैसे जैसे वो डेसिपेट होता है, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा क्या होगा, बिल्डिंग सेटल होना शुरू होगी। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन हमने यही बताया था कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो डिसिपेट होता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी सेटल करती है, और ये एक टाइम टेकिंग फिनोमेनन होता है, इसमें टाइम लगता है। तो ये सेटलमेंट जो बिकॉज ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, तो ये सेटलमेंट जो है प्राइमरी सेटलमेंट कहलाता है। तो प्राइमरी सेटलमेंट किस तरह की सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या सैंड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि सैंड में जैसे ही आप लोड लगाएंगे पानी तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। क्ले के केस में इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उसमें एक्सेसिव पोर प्रेशर डेवलप होगा और ये धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से सेटलमेंट होगा। तो दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन सेटलमेंट या प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये बिकॉज ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक। प्राइमरी कंसोलिडेशन निकालने के लिए मैंने पूरा आपको कर्व बताया हुआ है, जो लॉग सिग्मा और आपके लोड और स्ट्रेन के बीच में मैंने बताया हुआ है, जिससे आप कंप्रेशन इंडेक्स निकालते हैं। वो चैप्टर आप फिर पढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में आप सेटलमेंट किस तरीके से निकालेंगे। और ये यूजफुल होता है जब सॉइल क्लेई होती है। तो क्लेई सॉइल होगी तो कौन सा सेटलमेंट प्रीडोमिनेंट होगा, कौन सा सेटलमेंट ज़्यादा होगा, ये होगा आपका प्राइमरी सेटलमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर क्लेई सॉइल होगी। या मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, इट इज़ इनऑर्गेनिक क्ले। तो यदि इनऑर्गेनिक क्ले है तो उसमें जो सेटलमेंट होगा हमको ध्यान देना होगा, प्राइमरी सेटलमेंट होगा। इमीडिएट सेटलमेंट भी क्ले में होगा, लेकिन वो मात्रा आपकी बहुत कम होगी, वो वैल्यू जो है बहुत कम होगी। प्राइमरी सेटलमेंट की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी। अगर सैंड है तो इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, प्राइमरी सेटलमेंट की वैल्यू कम होगी। एस इज सेकेंडरी कंप्रेशन भी कहते हैं इसे, सेकेंडरी सेटलमेंट भी कहते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और ये ज़्यादा कहाँ किस तरह के सॉइल में ये सेटलमेंट लागू होता है, ये होता है ऑर्गेनिक क्ले में। तो यदि ऑर्गेनिक टाइप की सॉइल है
जो कि बहुत रेयर होती है। ये एक जगह के स्पेसिफिक होती है, समुद्र के किनारे या ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे दब गए हों, वहाँ पे ये ऑर्गेनिक क्ले इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो सेकेंडरी सेटलमेंट होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक क्ले में सेकेंडरी सेटलमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक क्ले में जो है प्राइमरी सेटलमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा होता है। हालांकि इमीडिएट सेटलमेंट भी होता है, लेकिन वो वैल्यू कम होती है। और सैंड के केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है इमीडिएट सेटलमेंट की होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि जो प्राइमरी इमीडिएट सेटलमेंट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ शेप चेंज। ठीक है, जो पार्टिकल का शेप चेंज होता है इसकी वजह से होता है। तो जो इमीडिएट सेटलमेंट है, ये आप नोट्स बनाते चलेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ शेप चेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, इनके शेप चेंज होता है। और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, क्या होता है इसमें? बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्यों होता है? बिकॉज वाटर जो है वो एक्सपेल हो जाता है, तो वाटर कंटेंट चेंजेस। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन वाटर कंटेंट द वॉल्यूम चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज प्राइमरी कंसोलिडेशन डू टेक प्लेस। ऑर्गेनिक जो तीसरा सेटलमेंट होता है, जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल पार्टिकल्स के रीअरेंजमेंट होते हैं, या डबल लेयर का वाटर जो है ये निकलता है, इससे जो है आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, जो ऑर्गेनिक क्ले के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, ये तीन तरीके के सेटलमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन तीन तरह के सेटलमेंट को आपको पढ़ना है। जो पहला इमीडिएट सेटलमेंट होता है, इसको जो है आप इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं। इस सेटलमेंट को इलास्टिक सेटलमेंट भी कहा जाता है, इलास्टिक सेटलमेंट भी कहते हैं। इलास्टिक सेटलमेंट इसलिए कहते हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये वेरी फास्ट होता है, ये तुरंत होता है, इमीडिएट होता है। तो लेस देन 7 डेज में सारा का सारा जो है, लेस देन 7 दिनों के अंदर जो है सारा का सारा इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलास्टिक सेटलमेंट। ये सेटलमेंट बहुत फास्ट होता है। कंसोलिडेशन सेटलमेंट बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन होता है, टाइम टेकिंग होता है, ये आपका 1 साल तक हो सकता है जब ये सेटलमेंट हो रहा है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि ये जो आपका इमीडिएट, देखिए यहाँ टाइम बहुत कम हो रहा है, फिर ये टाइम बढ़ रहा है, देखिए। तो जो इमीडिएट सेटलमेंट है, ये एक तरह से टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, तो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो आपका जो इमीडिएट सेटलमेंट है, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज इलास्टिक सेटलमेंट। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द सॉइल पार्टिकल। और ये किस तरह की सॉइल में होता है? ये सैंडी सॉइल में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सेटलमेंट क्या होता है फाउंडेशन में, तो आप बता सकते हैं सेटलमेंट 3 तरीके का होता है। पहले आप तीनों डेफिनेशन बता सकते हैं। सेटलमेंट 3 तरीके का होता है, इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट एंड सेकेंडरी सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट किस तरह की सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये किन कारणों से होता है, ये भी आप समझा सकते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट वर्सेस टाइम। तो देखिए, ये कंसोलिडोमीटर अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे लोड लगता है क्या होता है? डेप्थ कम होती चली जाती है। तो इनिशियल जो डेप्थ कम हुई, दैट इज इमीडिएट सेटलमेंट। उसके बाद कंसोलिडेशन की वजह से और डेप्थ कम हुई, दैट इज प्राइमरी सेटलमेंट। इसके बाद और क्लेई सॉइल में अगर, सॉरी, ऑर्गेनिक सॉइल में अगर और सेटलमेंट हुआ, ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन या सेकेंडरी सेटलमेंट। तो ये बच्चों को कंप्लीट कर्व है जो आप कंठस्थ कर सकते हैं, और ये सेटलमेंट में आपके काम आ सकता है। अब मैं आपको अलग अलग फॉर्मूलेज बताऊंगा इन दोनों सेटलमेंट में क्या क्या होते हैं, और ये दोनों सेटलमेंट किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो इमीडिएट सेटलमेंट निकालने के लिए देखिए, दिस इज द इमीडिएट सेटलमेंट, जिसका एक एक्सप्रेशन है जो ज़्यादातर यूज़ होता है इन फील्ड। अगर आपको निकालना है सेटलमेंट, इमीडिएट सेटलमेंट कितना होगा। और इमीडिएट सेटलमेंट किस तरह की सॉइल के लिए यूज़ होता है? ज़्यादातर सैंडी सॉइल के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये इमीडिएट सेटलमेंट जो है, ये मेजॉरिटी ऑफ द सैंडी सॉइल में इमीडिएट सेटलमेंट ज़्यादा होता है। तो देखिए, इट इज़ QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर IF/E। ये फार्मूला होता है इमीडिएट सेटलमेंट का, जहाँ पे Q क्या है? नेट फाउंडेशन प्रेशर। नेट फाउंडेशन प्रेशर मतलब अगर ये फाउंडेशन है, सपोज कर लीजिए आपकी ये फाउंडेशन है,
तो इसमें ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर से नेट लोड कितना आ रहा है, दैट इज क्यू। ठीक है, विड्थ ऑफ द फुटिंग, तो यही विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गई आपकी, विड्थ ऑफ द फुटिंग में ही नेट लग रहा होगा। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आप जानते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो यदि हम स्ट्रेस को सिग्मा बोल दें और स्ट्रेन को एप्सिलॉन बोल दें तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। तो जो इनिशियल स्ट्रेट पोर्शन होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट पोर्शन होता है, अगर हम यहाँ से टेंजेंट खींच दें, ये स्ट्रेट पोर्शन जो है इसका जो स्लोप होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये ई होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फुटिंग स्क्वायर है या सर्कुलर है, तो या अगर रेक्टेंगुलर है तो L/B का रेशियो क्या है। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है ये शेप ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो ये फॉर्मूला है इमीडिएट सेटलमेंट का, वो ये एज्यूम करता है कि एज इफ हम ग्राउंड पे रख के सारा सेटलमेंट निकाल लें। अगर एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हैं हम और डेप्थ पे हम सेटलमेंट निकाल रहे हैं तो हमको डेप्थ करेक्शन लगानी पड़ती है, और एक रिजिडिटी करेक्शन होती है। जो रिजिडिटी करेक्शन मतलब अगर मान लीजिए राफ्ट फुटिंग है, ठीक है, राफ्ट फुटिंग है, तो राफ्ट फुटिंग जो है रिजिड टाइप की फुटिंग मानी जाती है, इसमें रिजिडिटी करेक्शन लगती है। और अगर हम ये मान लें कि आइसोलेटेड फुटिंग है तो इसमें रिजिडिटी करेक्शन नहीं लगती। तो ये दो करेक्शन और लगाई जाती है जिससे हम इमीडिएट सेटलमेंट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल बस एक आइडिया देगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, ये सैंडी सॉइल है, क्योंकि हम सैंड का केस देख रहे हैं तो हमने मान लिया कि कोई सैंडी सॉइल है, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है 4 मीटर है और ये स्क्वायर फुटिंग है, मतलब 4 मीटर बाई 4 मीटर की ये स्क्वायर फुटिंग है। तो स्क्वायर फुटिंग 4 मीटर बाई 4 मीटर की है, तो इसकी विड्थ जो है 4 मीटर है। ये DF की वैल्यू है, इस डेप्थ पे 1 मीटर डेप्थ पे है, और गामा जो बल्क डेंसिटी है सॉइल की वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। ई का मान इस पर्टिकुलर सैंड के लिए 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। एक चीज़ इसमें और रह गई, देखिए इसमें हमने क्यू बता दिया, बी बता दिया, ई बता दिया, IF बता दिया, म्यू रह गया। ठीक है, तो म्यू जो है ये पॉइसन्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, म्यू जो है वो आपका क्या कहलाता है, पॉइसन्स रेशियो। जो कि लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू मान लीजिए आपको दी हुई है 0.3, तो सॉइल के केस में म्यू जो है ये दिया हुआ है आपको 0.3। अलग अलग मृदा के लिए अलग अलग वैल्यू होती है और काफ़ी लंबी लिस्ट है, और इसलिए हमने इसको शॉर्ट डाउन कर दिया है कि एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा सकें। और जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है IF, ठीक है, IF की वैल्यू होती है 1.12 फॉर स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, फॉर स्क्वायर फुटिंग, यदि स्क्वायर फुटिंग है तो ये वैल्यू जो है कितनी है, 1.12 है। ठीक, 1.12। तो देखिए हमें क्या क्या डेटा मिल गया। हमें अभी क्यू नहीं दिया हुआ है नेट, और क्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है कि ये जो बी पे क्यू लग रहा है, दैट इज क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब इस विड्थ पे जो नेट क्यू लग रहा है, ठीक है, जो नेट क्यू लग रहा है ये वैल्यू आपको दी हुई है 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना सपोज कर लीजिए क्यू लग रहा है, नेट फाउंडेशन प्रेशर लग रहा है। तो फाउंडेशन पे जो नेट प्रेशर है वो कितना लग रहा है, 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो इमीडिएट सेटलमेंट कैसे निकलेगा, इमीडिएट सेटलमेंट विल बी इक्वल टू क्यू, दैट इज 125, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई बी, बी इज 4 मीटर, इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इन्फ्लुएंस फैक्टर 1.12 अपॉन ई, ई इज 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.01698 मीटर या 16.98, है ना, 16.98 mm, ये आ गया।
ठीक है। अब मान लीजिए कि 4 मीटर बाई 4 मीटर काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है। सपोज कर लीजिए ये राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये 4 बाई 4 मीटर की ये राफ्ट फाउंडेशन है, दिस इज ए राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो आपको दिया जो है वो क्या दिया, इट इज़ ए राफ्ट फाउंडेशन, ठीक। दूसरी बात है कि अब आपको दो करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जो 16.98 mm आपका सेटलमेंट आया उसमें आपको करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। करेक्शन क्या होता है, डेप्थ करेक्शन और रिजिडिटी करेक्शन। डेप्थ करेक्शन डिपेंड करता है, देखिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है, DF अपॉन अंडर रूट L/B रेशियो, ठीक है। DF क्या है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, ये L/B मतलब ये चौड़ाई हो गई और जो इसकी लेंथ हो गई, इस डायरेक्शन में जो भी लेंथ होगी, लेंथ इनटू विड्थ, ये 4/4 इस केस में हो जाएगा, लेकिन ये अलग भी हो सकता है। रेगुलर रेक्टेंगुलर फुटिंग में लेंथ अलग हो सकती है और विड्थ अलग हो सकती है, और जो स्क्वायर फुटिंग है उसमें दोनों बराबर हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर रेशियो पे देखिए, कुल समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो डेप्थ करेक्शन होती है वो इनिशियली ये माना जाता है कि ये फॉर्मूला ये मानता है कि आपने कोई प्लेट रखी है और ग्राउंड पे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसी डेप्थ पे जाते हैं तो डेप्थ करेक्शन को लगाते हैं। डेप्थ करेक्शन डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ फुटिंग, जितनी डेप्थ है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग का अंडर रूट, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। और इसकी टेबल्स होती हैं, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि डेप्थ करेक्शन डेप्थ को इनकॉर्पोरेट करती है और डेप्थ और एरिया पे डिपेंड करती है। और इसको अगर आप टेबल से देखेंगे तो ये वैल्यू इस गिवन प्रॉब्लम के लिए आती है 0.94, ठीक है। तो डेप्थ करेक्शन, आप कहेंगे डेप्थ करेक्शन इज इक्वल टू 0.94। अब दूसरा करेक्शन, ये डेप्थ करेक्शन हो गया। दूसरा करेक्शन कौन सा, रिजिडिटी करेक्शन, ठीक है। तो रिजिडिटी करेक्शन, रिजिडिटी करेक्शन, अगर ये राफ्ट फुटिंग होती है, अगर ये राफ्ट फुटिंग होती है तो रिजिडिटी करेक्शन को 0.8 लिया जाता है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को राफ्ट फुटिंग लिया, ठीक है। तो आपका जो अब सेटलमेंट होगा, अब आपका जो फाइनल सेटलमेंट होगा SI, फाइनल सेटलमेंट SI विल बी इक्वल टू, जो एक्चुअल सेटलमेंट आपका फॉर्मूले से आ रहा था 6.98 मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ करेक्शन मल्टीप्लाइड बाई रिजिडिटी करेक्शन, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा दूं तो इतने में हो जाएगा काम। तो ये हो गया आपका 16.98 बराबर, ठीक है। यहाँ से आगे चल रहे, मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ करेक्शन, डेप्थ करेक्शन इज 0.94, जो किस पे डिपेंड कर रही है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एरिया, और इंटू रिजिडिटी फैक्टर, जो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि फुटिंग आपकी राफ्ट है या फुटिंग किस तरीके की। तो देखिए ये जो सेटलमेंट की करेक्शन आप लगाओगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई 16.98 मल्टीप्लाइड बाई 0.94 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये आ गई 12.76, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 12.76 mm। तो ये इमीडिएट सेटलमेंट निकालने का तरीका हुआ कि आप, अगर आपको ये दिया हुआ है कि कोई सैंडी सॉइल है और आपको ये सारी डायमेंशंस दी हुई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया, पॉइसन रेशियो दिया, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो रेडीमेड टेबल्स हैं जो आपको ये बता देगी कि पर्टिकुलर सॉइल के लिए, पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान क्या होगा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि ई जो है ये अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से भी जुड़ी होती है, तो उससे भी आप ई निकाल सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, आप आगे आप SPT टेस्ट पढ़ेंगे तो उसके बेस पे भी ई का मान निकाला जा सकता है। तो ई के कई रिलेशंस हैं, इंपेरिकल फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से आप ई का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझाने के लिए हमने ई का मान इतना ले लिया है, ये सैंड के केस में है। और म्यू जो है वो पॉइसन रेशियो है, ये भी सॉइल पे डिपेंड करता है, किस टाइप की सॉइल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको अगर म्यू पता है, ई पता है, तो आप
कोई ये पता है कि रफ फाउंडेशन है या आइसोलेटेड फुटिंग है। यदि आइसोलेटेड फुटिंग है, रफ फुटिंग नहीं है, तो रिजिडिटी करेक्शन आप नहीं लगाएंगे, वो वैल्यू 1 हो जाएगी और इस तरीके से आप जो है फुटिंग का सेटलमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड हम देखते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ सी सी इंटू एच अपॉन 1 प्लस ई जीरो लॉग टू द बेस, ई नहीं है 10 है, लॉग टू द बेस 10 सिग्मा जीरो प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा जीरो। ठीक है, जहाँ पे सी सी क्या होता है ये आपने पढ़ा है कंप्रेशन इंडेक्स, सी सी क्या होता है कंप्रेशन इंडेक्स, और ई जीरो क्या होता है इनिशियल वॉइड रेशियो। ठीक है, इनिशियल वॉइड रेशियो, क्योंकि ये मेनली जो सेटलमेंट है कंसोलिडेशन की वजह से होता है, इसलिए ये कंप्रेशन इंडेक्स और ई जीरो का मान आप ये जो कंसोलिडेशन टेस्ट हम लोगों ने किया था कंसोलिडोमीटर की सहायता से वहाँ से हमको मिल सकता है। ठीक है, वो चैप्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह ग्राफ से आप सी सी निकाल सकते हो, किस तरह आप इनिशियल वॉइड रेशियो में जगह निकाल सकते हैं। ठीक है, एच जो है, एच इज द डेप्थ ऑफ स्ट्रेटा। ठीक, ये डेप्थ ऑफ सॉइल है, डेप्थ ऑफ सॉइल बिलो फुटिंग। ठीक है, लॉग, लॉग है सिग्मा जीरो डेल्टा सिग्मा, ये भी समझते हैं क्या चीज़ें। ठीक है, और दो चीज़ें समझने वाली हैं, हम पहले एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। ये ग्राउंड लेवल है और ये फुटिंग है। फुटिंग का साइज़ आपको दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर बाई 15 मीटर, कोई राफ्ट फुटिंग है, और इसके ऊपर जो नेट प्रेशर आ रहा है वो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है, ये जूम कर लीजिए। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि 4 मीटर के नीचे जो है एक हार्ड स्ट्रेटम आ गया है, तो जो सेटलमेंट हो रहा है कंसोलिडेशन वो इस बीच में हो रहा है, और इसके बाद एक हार्ड स्ट्रेटम है, तो जितना सेटलमेंट है वो 4 मीटर डेप्थ पे हो रहा है, तो जो एच का मान होगा वो 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 40 मीटर होता है तो हम इसको 40 मीटर कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है, ये डेप्थ हमारा हमेशा 2 टाइम्स बी तक इन्फ्लुएंस माना जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस जोन इज अप टू यहाँ कर लेते हैं 2b, इज अप टू 2b, मतलब 20 मीटर तक का इसका जोन है। अगर 20 मीटर से ये ज़्यादा डेप्थ होगी तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना सेटलमेंट में, बिकॉज इस लोड का इन्फ्लुएंस जो है 2 टाइम्स बी तक ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर है, ये वेल 2b से कम है, तो ये पूरी डेप्थ हमको कंसीडर करनी है। ये भी हो सकता है कि 2b डेप्थ जैसे 20 मीटर में जाए तो 15 मीटर बाद हमको दूसरी सॉइल मिल जाए, तो दूसरी सॉइल मिल जाएगी, तब क्या होगा, इसका कंप्रेशन इंडेक्स भी बन जाएगा, इसका इनिशियल वॉइड रेशियो भी चेंज हो जाएगा और इसका हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो समेशन साइन इसीलिए लगा हुआ है कि अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल है जहाँ पे कई डिफरेंट सॉइल प्रॉपर्टीज़ की लेयर्स हैं, वहाँ पे हर एक लेयर का हम सेटलमेंट निकाल के इसको ऐड कर देंगे, ये समेशन का मतलब बता रहा है। तो एग्जाम्पल को सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने ये माना है कि सॉइल जो है हमारी होमोजीनियस है, सॉइल इज होमोजीनियस। ठीक है, सॉइल इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक ही तरह की सॉइल है, और 4 मीटर पे हमने अज्यूम किया कि 4 मीटर डेप्थ पे कोई एक हार्ड स्ट्रेटम आ गया, तो टोटल डेप्थ हमें 4 मीटर तक ही कंसीडर करनी है, तो एच का मान इस केस में हमारा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब ये हमने बताया कि सी सी और ई जीरो का मान आप कहाँ से निकालते हैं, ये कंसोलिडोमीटर टेस्ट से निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है सी सी अपॉन 1 प्लस ई जीरो, ये पूरा ही मान दिया हुआ है सपोज कर लीजिए, और ये मान दिया हुआ है 0.06, क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालते हैं इसको समझना, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन टेस्ट जो हमने किया उससे हमको ये डेटा मिला, और ये हमको गिवन है कि सी सी अपॉन 1 प्लस ई जीरो इज 0.06। जो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ये हमारे हर एग्जाम्पल में हम इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, और अब बात आती है इस एक्सप्रेशन में, देखिए सी सी अपॉन ई प्लस 10 हमको पता है, दैट इज गिवन, एच हमको पता है, समेशन की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए कि हमारा एक ही स्ट्रेटा है और एक ही होमोजीनियस सॉइल है। अब बच गया हमारा ये वाला टर्म,
ठीक है, लॉग है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा जीरो कैसे निकालेंगे और डेल्टा सिग्मा कैसे निकालेंगे ये देखना। तो सिग्मा जीरो जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस है इस पॉइंट पे। जो भी हम स्ट्रेस निकालते हैं जो डेप्थ है उसके आधे पे निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी डेप्थ है ये बिंदु ए पे निकालेंगे जो यहाँ से 2 मीटर पे, क्योंकि टोटल स्ट्रेटा की डेप्थ जो है वो 4 मीटर है, तो हम 2 मीटर पे इनकी गणना करेंगे। इन दोनों स्टेप्स की गणना जो है हम 2 मीटर पे करेंगे, मतलब इस डेप्थ के आधे पे करेंगे, पॉइंट ए पे करेंगे। तो पॉइंट ए पे अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें या स्ट्रेस निकालें, इस केस में हम ये मान रहे हैं कि वाटर टेबल इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, निगलेक्ट वाटर टेबल। तो अगर वाटर टेबल को हम थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर रहे हैं वाटर टेबल इफेक्ट को, तो क्या होगा, वाटर टेबल इफेक्ट को थोड़ा देर के लिए हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये इफेक्टिव स्ट्रेस मान सकते हैं। और अगर वाटर टेबल इसमें है तो हमें फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना ज़्यादा यूजफुल होगा, जो पोर प्रेशर को घटा के मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रेस हमारी कितनी होगी, तो स्ट्रेस क्या होती है, गामा इंटू जेड। तो गामा हमको दिया हुआ 18, और यहाँ से यहाँ तक देखिए सॉइल का जो प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, ये बेसिकली इनिशियल सॉइल प्रेशर है। जो सॉइल है उसका इनिशियल प्रेशर है पॉइंट ए पे। ये फुटिंग ना भी होती तो सॉइल का प्रेशर ए पॉइंट पे कितना पड़ रहा था, गामा इंटू जेड। तो गामा इज 18 और जेड क्या हो गया 2.5 + 2, क्योंकि ए बिंदु पर हम नाप रहे हैं। तो 2.5 + 2 इंटू 18, तो ये हो गया 18 इंटू 4.5। तो 18 इंटू 4.5 that will be equal to 81. So this value will be 81. This value will be 81, ठीक है, 81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इकाई हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए डेल्टा सिग्मा आप कैसे निकालेंगे। डेल्टा सिग्मा निकालने के लिए आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है वो 50 आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो फुटिंग का साइज दिया है वो 10/15 दिया हुआ है। इसका मतलब जो टोटल लोड हुआ दैट इज 50 × 10 × 15, ठीक है, ये एरिया है। तो ये 10 × 15, ये 150 यहाँ से आया, ठीक है। तो 50 × 150 आप कर देंगे तो ये आपको टोटल लोड मिल गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, प्रिज्मॉइडल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये लोड देखिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ पे ये स्लोप 1:2 होता है। मतलब अगर 2 वर्टिकल चलेंगे तो आपको 1 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेप्थ z पे आते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को z मान लें तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम इस ट्रेपेजॉइड को 2:1 के स्लोप से बढ़ाएंगे तो ये z/2 हो गया और ये भी z/2 हो गया। मतलब जो बेस की टोटल हमारी चौड़ाई हो गई कहाँ पे, z डेप्थ पे, वो हो गई b + z, ठीक है, b + z। इसी तरह अगर हम लेंथ देखेंगे, ये तो 3 डायमेंशन में अगर देखेंगे लेंथ, तो लेंथ भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये विड्थ भी बढ़ेगी और लेंथ भी बढ़ेगी। तो लेंथ जब बढ़ेगी तो उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, L + Z। तो देखिए ये टोटल लोड आ रहा था, टोटल लोड कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। ये कैसे निकाला, लोड इंटेंसिटी को हमने किससे डिवाइड किया, एरिया से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लोड आ गया। अब उस लोड को अगर हम इस एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारी लोड इंटेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, Z पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है, ये लोड इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है। तो हमें लोड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे लोड पे इंटेंसिटी निकालने के लिए हमका जेड का मान कितना हो जाएगा, जेड जो है हमारा 2 मीटर्स हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया देखिए, पहले टोटल लोड निकाला डिवाइडेड बाई बी + जेड और एल + जेड, ये नए एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक। जेड का वैल्यू 2 रख दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 36.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो 50 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का यहाँ पे लग रहा था उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे ए बिंदु पे कितना लगेगा लोडिंग इंटेंसिटी, दैट इज 36.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हमको सिग्मा 0 पता चल गया, डेल्टा सिग्मा पता चल गया, तो हमको सारी वैल्यूज पता है। तो अब अगर हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट हमको निकालना होगा तो समेशन की जरूरत नहीं है, CC/1 + E0 इज 0.06, पहला हो गया। कितनी डेप्थ पे हमें सेटलमेंट निकालना है, इस 4 मीटर की डेप्थ पे निकालना है, इंटू 4 मीटर हो गया, ठीक है, इंटू 4 मीटर हो गया, इंटू log 10 हो गया। सिग्मा 0 इज 81 + 36.76, ठीक है, डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई सिग्मा 0 इज 81, ये हुआ। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हुआ 81 प्लस 36.76 डिवाइडेड बाई 81, इसका आप लॉग ले लेंगे तो लॉग की बेस 10 लीजिएगा, तो लॉग ऑफ आंसर ले लिया, ये आ गया 0.165, ये वैल्यू आई आपकी 0.165, ठीक है, 1625 सॉरी 1625 मल्टीप्लाइड बाई 4 multiplied by 0.06, so that comes out to be 0.039 is equal to 0.03900 मीटर इंटू 1000 कर लीजिए, 1000, तो दैट कम्स आउट टू बी 39 mm। तो ये आपकी जो सेटलमेंट है वो 39 mm आ गया। ठीक है, तो ऐसा होगा कि क्ले के केस में इमीडिएट सेटलमेंट भी होगा। इमीडिएट सेटलमेंट आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जैसा आपने सेट के केस में निकाला था, और जो टोटल सेटलमेंट होगा यहाँ पे क्ले में, टोटल सेटलमेंट विल बी इक्वल टू SI प्लस SC। तो SI जो हमने पहले केस बताया था उसी तरह से इमीडिएट सेटलमेंट निकाल सकते हैं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि क्ले का केस है, इसलिए ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट इसे जोड़ देंगे, ये हमारा टोटल सेटलमेंट S मिल जाएगा। SC की जरूरत नहीं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक क्ले हम मान रहे हैं कि सॉइल इज इनऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, सॉइल हम मान रहे हैं इनऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, क्ले। तो इस तरीके से आप जो है टोटल सेटलमेंट को निकाल सकते हैं। और ये हम लोगों ने एक कंप्लीट डिस्कशन देख लिया। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट में डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, और हमको केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन और इमीडिएट कंसोलिडेशन देखना। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन उस जगह इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन हो गया सेटलमेंट के बारे में। हमने आपको आज ये डिस्कस किया सेटलमेंट कितने तरीके के होते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हम सेटलमेंट को किस तरीके से मेनली निकालते हैं। ठीक है, तो ये अनलाइकली है कि इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बट न्यूमेरिकल समझाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आप समझ सकें कि फॉर्मूले को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। कई बार हम फॉर्मूले रख लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए ये जस्ट समझाने के लिए ये क्या फार्मूला होता है और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में समझा दिया गया है। और नेक्स्ट हम देखें, जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सैंड के केस में सेटलमेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जो हमारा सैंपल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम सैंपल निकालेंगे तो वो रेत है, कोहेशन लेस है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस केस में हमारे लिए सबसे यूजफुल टेस्ट एक प्लेट लोड टेस्ट होता है, जो आपके कोर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है प्लेट लोड टेस्ट देखेंगे, और ये पढ़ेंगे कि प्लेट लोड टेस्ट से किस तरह आप सेटलमेंट क्राइटेरिया से बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और किस तरह के से प्लेट लोड टेस्ट की मदद से शेयरिंग के हिसाब से निकाल सकते हैं, और फिर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।